नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा, ट्रैक्टर रैली में शामिल 16 किसान अब भी हैं लापता और 122 किए गए हैं गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की घटना और किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए कथित झूठे मामलों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराए जाने की शनिवार को मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिन किसानों को पुलिस के नोटिस मिल रहे हैं वे उनके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से पेश न हो, बल्कि सहायता के लिए किसान यूनियनों द्वारा गठित कानूनी प्रकोष्ठ से संपर्क करें। मोर्चा के कानूनी प्रकोष्ठ के सदस्य कुलदीप सिंह ने कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा और किसानों पर दर्ज फर्जी मामलों के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराई जानी चाहिए। किसान नेताओं के अनुसार ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए 16 किसान अभी तक लापता हैं। इस संबंध में एक अन्य किसान नेता रविंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 44 प्राथमिकियों में से 14 के संदर्भ में 122 किसानों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को कानूनी और वित्तीय मदद मुहैया करवाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जापान में कांपी धरती, फुकुशिमा में 7.1 तीव्रता का आया भूकंप, पूरे देश में झटके महसूस किए गए लेकिन सुनामी का नहीं है खतरा। जी हां दोस्तों, जापान में शनिवार शाम 7:30 बजे 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके पूरे देश में महसूस किए गए लेकिन सबसे ज्यादा असर फुकुशिमा प्रांत में रहा। फुकुशिमा में बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। लोकल मीडिया के मुताबिक प्लांट में अब तक कोई असामान्य बात नजर नहीं आई है। एक्सपर्ट्स की टीम प्लांट का निरीक्षण करने पहुंच गई है। जापान की मेट्रोलॉजी एजेंसी ने कहा है कि इस भूकंप से सुनामी का खतरा नहीं है। भूकंप का केंद्र राजधानी टोक्यो से करीब 306 किलोमीटर दूर जमीन से 60 किलोमीटर गहराई में था। इस जगह 10 साल पहले भी बड़ा भूकंप आया था। तब उठी सुनामी की लहरों ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया था। इसे पर्यावरण को नुकसान के लिहाज से बड़ी घटना माना गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर को फिर मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, अमित शाह ने लोकसभा में दिया जवाब। दोस्तों लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के हालात पर सदन में बयान दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सही समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वे अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि वे हिसाब मांगने के लायक भी हैं या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है और उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा इस्लाम या फिर ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को नहीं मिलेगा आरक्षण का फायदा। जी हां दोस्तों, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। कानून मंत्री ने कहा कि ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म अपनाते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन ईसाई और बौद्ध धर्म अपनाने वालों को इससे वंचित रखा जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो दलित धर्म परिवर्तन कर इस्लाम या फिर ईसाई धर्म अपनाते हैं उन्हें मिलने वाले आरक्षण के लाभ खत्म हो जाएंगे। साथ ही ऐसे लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर लड़ने का अधिकार भी खो देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर, कहा आंदोलन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कानून बनाएंगे। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शनिवार को मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का अधिकार नहीं है। हम इससे संबंधित कानून लेकर आ रहे हैं। इससे पहले 12 जनवरी को भी मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। जब पिछली बार खट्टर गृह मंत्री से मिलने आए थे तब उनके राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे। तब दोनों नेताओं ने कहा था कि हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है। वहीं दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जिन जिन जगहों पर सरकारी संपत्ति को हानि पहुंची है उनकी भरपाई किसानों से ही करवाई जाएगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन उल्लंघन के 2.5 लाख केस वापस लेगी यूपी सरकार, बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, योगी सरकार उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के बाद अब प्रदेश के लाखों लोगों को लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदमों में बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आमजन के ऊपर इस महामारी और लॉकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल दोस्तों, इस महामारी और लॉकडाउन तोड़ने के मामले में पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे यूपी के लाखों लोग व व्यापारियों को जल्द ही इन चक्करों से छुटकारा मिल जाएगा। सरकार प्रदेश भर के थानों में लॉकडाउन की धारा 188 के उल्लंघन को लेकर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर की बड़ी कार्यवाही, भारत सरकार की मांग पर बंद किए 1300 से अधिक अकाउंट्स। जी हां दोस्तों, ट्विटर और भारत सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने आखिरकार आईटी मंत्रालय द्वारा निर्देशित कम से कम 90 से 95% अकाउंट्स पर या तो रोक लगा दी है या इन्हें बंद कर दिया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि आईटी ने 2 अलग-अलग नोटिस जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को चेतावनी दी है, जिसके बाद उसने यह कार्यवाही की। ट्विटर पर जिन अकाउंट्स पर रोक लगाई गई है उनमें राज्यसभा सदस्य और समाजवादी पार्टी एसपी के नेता सुखराम सिंह यादव के साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई राजनेता शामिल हैं। अब दोस्तों, भारत में ट्विटर का उपयोग करने वाले यूजर्स अगर सुखराम के ट्विटर अकाउंट पर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें एक संदेश मिल रहा है जिसमें लिखा है कि कानूनी मांग के जवाब में भारत में सांसद सुखराम के अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने डब्ल्यूएचओ को शुरुआती इस महामारी केस के आंकड़े देने से कर दिया इनकार, नजर आई दादागिरी। जी हां दोस्तों, महामारी के कारणों की खोज में लगी डब्ल्यूएचओ की टीम को चीन ने शुरुआती इस महामारी संक्रमण के मामले के आंकड़े या फिर रॉ डेटा यानी कि विस्तृत ब्यौरा देने से मना कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टीम के सदस्य और संक्रामक बीमारियों के विशेषज्ञ डोमिनिक डायर ने बताया कि इस महामारी के प्रसार और महामारी के फैलाव को लेकर जांच कर रही टीम ने चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में सबसे पहले संक्रमण के 174 मामले सामने आए। टीम ने इनके साथ में अन्य मामलों का विस्तृत ब्यौरा मांगा था, लेकिन चीन ने केवल संक्षिप्त ब्यौरा ही हमें दिया। उन्होंने बताया कि इसमें संक्रमित व्यक्ति का नाम नहीं होता, लेकिन उससे पूछे गए सारे सवाल और जवाब होते हैं। मरीज के जवाबों का विश्लेषण भी किया जाता है। डोमिनिक ने सिडनी से शनिवार को वीडियो कॉल के जरिए यह सारी बातें बताई। वे इस समय महामारी के विषय में जांच पड़ताल करने की वजह से क्वारंटीन में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद की सीधी बात, कहा मोदी भी जानते हैं कि मैं पक्का कांग्रेसी हूं, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा पार्टी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने आज तक से सीधी बातचीत कार्यक्रम में कहा कि वह कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे। आजाद ने कहा कि मैं स्कूल समय से ही कांग्रेस, गांधी और नेहरू के बारे में पढ़ता था, मरते दम तक मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। आजाद ने कहा कि मोदी जी भी जानते हैं कि मैं पक्का कांग्रेसी हूं और मैं कभी बीजेपी में नहीं आऊंगा। सीधी बात में वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने गुलाम नबी आजाद से पूछा कि करीब 45 साल और 11-12 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने के बाद अब क्या करेंगे। तो इस पर कांग्रेस नेता आजाद ने शायराना अंदाज में कहा कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 82 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 23,84,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में इस वक्त तक 2 करोड़ 75 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों उसके बाद में इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,08,92,000 के पार है। वहीं दोस्तों
दोस्तों भारत में मरने वालों का आंकड़ा 1,55,000 के पार पहुंच गया है। भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है सर्वाधिक इस महामारी के केसों के मामले में। वहीं दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर आता है। महाराष्ट्र में 20,56,000 से ज्यादा संक्रमित केस अब तक दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, बिहार ऐसे राज्य हैं जहां पर इस महामारी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिवसेना ने केंद्र से की महाराष्ट्र के राज्यपाल को वापस बुलाने की अपील। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना ने शनिवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भाजपा के डर्रे पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहती है कि संविधान बरकरार रहे तो उसे उन्हें बुला लेना चाहिए। पार्टी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार स्थिर और मजबूत है और राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए केंद्र राज्यपाल के खंडों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र शामनाम के संपादकीय में कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी फिर से खबरों में है। वह पिछले कई वर्षों से राजनीति में रहे हैं। वह केंद्रीय मंत्री थे और झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। बहरहाल जब से वह महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं वह हमेशा खबरों में रहे या फिर विवादों में रहे हैं। संपादकीय में कहा गया है कि वह हमेशा विवादों में क्यों रहते हैं, यह एक सवाल है। हाल ही में वह राज्य सरकार के विमान के इस्तेमाल को लेकर खबरों में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क ही बना रहा। देश के किसी भी शहर में बारिश नहीं हुई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों 16 फरवरी से देश के कुछ भागों में बारिश शुरू होने की भी संभावना है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ शामिल हैं। वहीं दोस्तों देश के कई राज्यों में इस समय तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के दाम फिर चढ़े। जी हां दोस्तों, सोना और चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में आज सोना 36 रुपए की मामूली तेजी के साथ 47,509 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 68,576 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ $1844 प्रति औंस जबकि चांदी $27.18 प्रति औंस के करीब रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल डीजल की लगातार 5वें दिन हुई कीमतें जारी, महंगाई की मार से जनता है बेहाल। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार नया रिकॉर्ड बना रही है। आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महज 9 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर का अंतर रह गया है। इससे साफ है कि आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल उबाल मार रहा है, जिसकी वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग गई है। ब्रेड क्रूड कल से ही $60 के पार ट्रेड कर रहा है। हाल ही में इसने $61 के लेवल को भी पार किया था। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹84.14 प्रति लीटर है, जबकि दोस्तों डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत ₹78.74 प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में 80 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण, अब तक सामने नहीं आया कोई भी गंभीर मामला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देशव्यापी टीकाकरण अभियान के 29वें दिन तक 80,52,454 स्वास्थ्य और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों को टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा है कि शनिवार शाम 6 बजे तक 80,52,454 लोगों को टीका दिया जा चुका है। इनमें से 58,65,813 स्वास्थ्य कर्मी हैं और अग्रिम मोर्चे
मोर्चे पर तैनात 19,506,000 कृमि भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस महामारी वैक्सीन के दुष्प्रभाव का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। अब तक जितने भी लोगों का टीकाकरण हुआ है उनमें से महज 27 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 3 मौतें हुई जिन्हें हाल ही के दिनों में टीका दिया गया था, लेकिन यह मौतें किस कारण से हुई है यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, चैंपॉक की टर्निंग पिच पर हिटमैन का कमाल, दूसरे दिन पंत संभाल रहे हैं कमान। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा की बेहतरीन पारी की मदद से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन शनिवार को चैंपॉक स्टेडियम की टर्न लेती पिच पर 6 विकेट पर 300 रन बना लिए। रोहित का बखूबी साथ निभाते हुए अजिंक्य रहाणे ने 149 गेंदों पर 67 रन बनाए। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी कर एमए चिदंबरम स्टेडियम में मौजूद 12,000 दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। दोस्तों बात की जाए हिटमैन रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने अपना 7वां टेस्ट शतक जमाते हुए 231 गेंदों का सामना करके 18 चौके और 2 छक्के की मदद से 161 रन बनाए। पहला टेस्ट 227 रन से हारने के बाद भारत की शुरुआत यहां भी अच्छी नहीं रही, लेकिन रोहित ने पारी के सूत्रधार की भूमिका बखूबी निभाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में खालसा टीवी पर 50 लाख रुपए का लगा जुर्माना, हिंसा और आतंक के लिए उकसाने का है आरोप। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में एक मीडिया निगरानी संस्था ने खालसा टीवी यानी कि केटीवी पर देश के सिख समुदायों को हिंसा और आतंकवाद के लिए परोक्ष रूप से उसका उकसाने के मकसद से एक संगीत वीडियो और एक परिचर्चा कार्यक्रम प्रसारित करने के मामले में कुल 50,000 पाउंड यानी कि 50,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ब्रिटेन सरकार द्वारा स्वीकृत मीडिया नियामक प्राधिकरण संचार कार्यालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है, जो फरवरी और नवंबर 2019 की जांच के परिणाम पर आधारित है। अपने आदेश में संचार कार्यालय ने कहा कि केटीवी उसकी जांच को लेकर कार्यालय का बयान प्रसारित करे और इस तरह के संगीत वीडियो या फिर परिचर्चा कार्यक्रम का प्रसारण फिर न करे। संचार कार्यालय ने आदेश में कहा, ऑफकॉम ने कहा कि नियमों का पालन करने में विफल रहने पर खालसा टेलीविजन लिमिटेड पर 20,000 पाउंड और 30,000 पाउंड का अर्थदंड लगाया गया है। केटीवी पर 20,000 पाउंड का जुर्माना संगीत वीडियो से संबंधित है और 30,000 पाउंड का अर्थदंड परिचर्चा कार्यक्रम को लेकर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को ड्यूम्सडे मैन कहने पर सांसद नाराज, वित्त मंत्री के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के लोकसभा सदस्य टीएन प्रतापन ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ड्यूम्सडे मैन कहे जाने के से संबंधित टिप्पणी को लेकर शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। लोकसभा में सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोप पर पलटवार करते हुए सीतारमण ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता फर्जी विमर्श गढ़ते हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। दोस्तों बजट पर हुई इस चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी भारत के ड्यूम्सडे मैन यानी कि प्रलय की बात करने वाला व्यक्ति है। सूत्रों के मुताबिक प्रतापन ने सीतारमण की इस टिप्पणी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सौंपा है। इस नोटिस में उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने सदन के सदस्य राहुल गांधी के खिलाफ ड्यूम्सडे मैन होने और भारत को तोड़ने वाले तथ्यों के साथ खड़ा होने और देश को कमतर दिखाने का आरोप लगाया है। वह किसी आधार पर इस तरह के आरोप लगा रही है। प्रतापन ने नोटिस में कहा कि सदन में इस तरह के आरोप लगाने के चलन की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत के किन राज्यों में शराब बैन है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस राज्य का नाम जहां पर शराब बैन है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।